दोस्तों मैं शिकायत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज के सोशल साइंस वाले पोर्शन पे क्या आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल हैं नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। इसमें से क्या क्या शामिल है बौद्धिक आधारशिला में? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक यानी नियमितताएं, केवल 1 और 2 यानी नियमितताएं और व्यवस्थापन, या सी केवल 1, 2 और 3, या डी 1, 2, 3 और 4 चारों। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 3, यानी कि बौद्धिक आधारशिला में आपके 3 ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा शामिल है। डेविड स्टर्न जो है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म जो 1945 में लेख में व्यवहारवाद को निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं इसमें? पहला है आपका नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा प्रविधियां, चौथा परिमाणन, पांचवा मूल्य निरपेक्ष, छठवां क्रमबद्धता और सातवां विशुद्ध विज्ञान और आठवां है एकीकरण। ईस्टर्न कहते हैं कि ये 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें ईस्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म यानी बिहेवियरल क्रीडो भी कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेविड स्टर्न निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजकता का उल्लेख करता है? इस सबके ऑप्शंस हैं ए मैक्स वेबर, या बी हर्बर्ट स्पेंसर, या सी जेम्स ब्राइस, या डी हेगल। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जेम्स ब्राइस। यानी कि डेविड स्टर्न ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोज्यता कहकर उसकी आलोचना की है, और जेम्स ब्राइस जो है संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। और संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया। और 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लावेल और आस्ट्रोगोस्क ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टर्न द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए संस्थावादी चार्ल्स एच मैकिलबेन का है, या बी अंतःक्रियावादी एलन, या सी भौतिकवादी डनिंग, या डी मूल्यवादी सेबाइन। इसमें का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मूल्यवादी सेबाइन। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, सही युग्म नहीं है ये। तो है क्या इसमें? डेविड स्टर्न ने के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है, और यह समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा है, अतः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। स्टर्न ने इतिहासवादी राजनीतिक लेखन को 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक इतिहास राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टर्न द्वारा वर्णित युग्म सही ये है आपके संस्थावादी चार्ल्स एच मैकिलेवन यानी कालील का है, और अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग सेबाइन और मूल्यवादी एडी लिंडसे का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने राजनीति की परिभाषा यानी संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए नेपोलियन, या बी बिस्मार्क, या सी हिटलर, या डी डब्ल्यू विल्सन। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला यानी द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है। बिस्मार्क जो है जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान में के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए जे ब्राइस, या बी एलेक्सी दे ताकविल, या सी पी जने, या डी आइवर ब्राउन। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जे ब्राइस। यानी कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन जो है आपका ये जे ब्राइस का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है।
एक का लेना कीमतों से और तथा दूसरों का मूल्यों से है। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए हैलोवेल का, या बी आई ब्राउन, या सी आर एन गिलक्राइस्ट का, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आई ब्राउन का। यानी अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से तथा दूसरों का मूल्यों से। यह कथन आपके आई ब्राउन साहब का है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए गार्नर, या बी लास्की, या सी गिलक्रिस्ट, या डी पॉल जेनेट। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पॉल जेनेट ने दिया। आपका यह परिभाषा पॉल जेनेट ने दिया था। यानी नीति शास्त्र के प्रोफेसर जेनेट का जन्म फ्रांस में हुआ था तथा राजनीति विचारकों के क्षेत्र में इमैनुअल कांट से प्रभावित थे ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ला फीमेल, हिस्टोरे डी ला साइंस पॉलिटिक्स और फिलॉसफी डे ला रिवॉल्यूशन फ्रैंकेइस। ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, या बी फ्रेडरिक हेयक, या सी कार्ल मेंगर, या डी मिल्टन फ्राइडमैन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मिल्टन फ्राइडमैन। यानी शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में ये सबसे प्रमुख थे। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नवशास्त्रीय आर्थिक विचारों का संकाय है जो कि शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। यानी शिकागो मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांत ने 1970 के दशक के मध्य तक मुद्रावाद के पक्ष में केन्सियनवाद को खारिज कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। यह किसने कहा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए गार्नर, या बी डिमॉक, या सी गिलक्राइस्ट, या डी सीले। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिमॉक का है। डिमॉक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्शल एडवर्ड डिमॉक थे और मूलतः प्रशासनिक चिंतक हैं ये। और राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इसका संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आपके स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1933 में प्रकाशित हुई थी, ए थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बेंटले, या बी लिकार्क, या सी कैटलिन, या डी लास्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कैटलिन। यानी कि सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो 1956 में प्रकाशित थे, उनकी चर्चित कृति है, यानी चर्चित पुस्तक है उनके। अपने एक निबंध यानी द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए हंटिंगटन, या बी डेविड ईस्टन, या सी पॉवेल, या डी डेविड एप्टर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हंटिंगटन का। यानी कि डेविड ईस्टन का संबंध जो है राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना का विकास से है। हंटिंगटन राजनीतिक पतन से संबंधित है। डेविड एप्टर जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है। और पावेल जो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट डहल, या बी पीटर लास्लेट, या सी दांते जर्मिनो, या डी डेविड ईस्टन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दांते जर्मिनो। यानी दांते जर्मिनो थे ये शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के ये प्रभावी समर्थक थे।
दांते जर्मनी स्वास्थ्य रहते सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, और जबकि रॉबर्ट डहल, पीटर लासवेल और डेविड स्टर्न व कोबा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 1948 में, या बी 1949, या सी 1950, या डी 1951। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1948। यानी कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया, जिसमें पहला था कि राजनीति के सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल समूह एवं लोकमत, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए सुकरात, या बी चाणक्य, या सी अरस्तु, या डी कार्ल मार्क्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। राजनीति शास्त्र का जनक आपका अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया था, और अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी दी है। यानी ये भी एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ लेता है कि राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर ऑफ साइंस किसने कहा है? तो आपका अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए गार्नर, या बी गोरिल, या सी सील, या डी गिलक्राइस्ट। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गिलक्राइस्ट। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा जो है गिलक्राइस्ट साहब ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है किसका? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लिकॉक का, या बी गार्नर का, या सी गिलक्राइस्ट का, या डी लास्की का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गार्नर का। यानी राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन गार्नर का है। राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। और सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं, सरकार का पहला जिसमें आते हैं जैसे क्या है, सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना, ये सब आपके सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत आते हैं। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली, ये सब आदि समाहित होता है। जबकि इसी की तरह गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का, इसी के तहत ही गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य के साथ ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अमूर्त स्वरूप, या बी दार्शनिकता पर बल, या सी काल्पनिकता, या डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो है तथ्यों के अध्ययन पर बल जो आपके परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए गार्नर, या बी सीले, या सी ब्लंटसली, या डी में ब्लंटसली। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर में आपका सही जो है ये बी सही, यानी सीले ने कहा था इसको। यानी सीले ने यह कहा था कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से सीले ने यह बताने का प्रयास किया कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग अलग न होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विज्ञान क्षेत्र को परिभाषित करता है?
इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, या बी संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, या सी राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, और डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ये आपके जो है समुद्र राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को ये परिभाषित करते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए शक्ति का अध्ययन, या बी सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, या सी संघर्ष का तनाव का अध्ययन, या डी मानव स्वभाव का अध्ययन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शक्ति का अध्ययन। ये जाने कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र जो है शक्ति का अध्ययन है। यानी कि जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। यानी कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान भी कहा है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और बन गया कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? तो कैटलिन ने कहा है। यानी कैटलिन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिससे व्यक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लॉसवेल, या बी डेविड स्टर्न, या सी लास्की, या डी आलमंड। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉसवेल। यानी कि शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन हाउ 1936 में जो प्रकाशित हुई थी में स्पष्ट किया कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है। ये आपके राजनीति का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अरस्तु, या बी हैरोल्ड लॉसवेल, या सी गैटेल, या डी हर्बर्ट जे स्पेरो। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हैरोल्ड लॉसवेल। यानी कि हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। और लॉसवेल मोस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल्स और अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। और अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो कि महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मैटलैंड का, या बी काम्टे का, या सी बकल का, या डी ब्राइस का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैटलैंड का। यह प्रश्न आपको कल भी बताए थे कि ये कथन किसका है। यानी क्या बोलते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं तो शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन मैटलैंड का ये आपके कल वाले श्रृंखला में भी था। जबकि अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान कहा था जबकि अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, राजनीति विज्ञान को, तथा बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सीले, या बी लिकॉक, या डी सी पॉल जेनेट, या डी ब्लंसली। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉल जेनेट का। यानी कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन आपके पॉल जेनेट साहब का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, या बी अरस्तु, या सी पॉल जेनेट, या डी लास्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। यानी अरस्तु ने इसको
मास्टर साइंस का। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति भी प्रदान करते हैं, यानी कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। और राजनीति शास्त्र के संबंध में उनका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र यानी सर्वोच्च विज्ञान है। और राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा ही किया गया था, इसलिए अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह जर्मन शब्द, या बी फ्रांसीसी शब्द, या सी लैटिन शब्द, या डी ग्रीक शब्द। यानी नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, यह आपका कैसा शब्द है? जर्मन है, फ्रांसीसी है, लैटिन है, या ग्रीक है? इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन शब्द। यानी सिविक और सिविटास जो है ये आपके लैटिन शब्द हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह लैटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द का प्रयोग प्राचीन है रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। नागरिक शास्त्र और राजनीति समाज को समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, यह आपका कैसा शब्द है? ई ग्रीक शब्द, या बी अंग्रेजी शब्द, या सी फ्रांसीसी शब्द, या डी लैटिन शब्द। यानी पूछ रहा है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो पोलिस शब्द से हुई है, पोलिस आपका कैसा शब्द है? ग्रीक है, अंग्रेजी, या फ्रांसीसी, या लैटिन शब्द है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीक शब्द है। यानी पोलिस जो आपका एक ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है कि नगर राज्य। यानी ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यानी यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पोलिस दिया। यानी पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा दिया गया था। यानी आपको ये पिछले प्रश्न में बताए हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, यह किसने कहा? इस आपके ऑप्शन हैं ई एम वाइट ने, या बी MP मुफाट ने, या सी बिनिंग एंड विनिंग ने, या डी FJ गाउल्ड ने। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विनिंग एंड विनिंग ने कहा था। यानी कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, यह कथन आपके विनिंग एंड विनिंग का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए गार्नर, या बी LD वाइट, या सी ब्राइस, या डी गिलक्राइस्ट। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गार्नर का है। यानी कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह कथन जो आपका गार्नर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? इस आपका ऑप्शन हैं ए डॉक्टर बेनी प्रसाद, या बी प्रोफेसर EM वाइट, या सी प्रोफेसर MG गोल्ड, या डी प्रोफेसर पुनतांबेकर। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर पुनतांबेकर जो है, यानी इन्होंने कहा था कि नागरिक शास्त्र नागरिक का विज्ञान और दर्शन है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।